हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल AK सर केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट क्लास तक हम टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट डिस्कस कर चुके हैं। कैटालिस्ट क्या था? वह केमिकल स्पीसीज थी जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर रही थी। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाली स्पीसीज ही क्या थी? कैटालिस्ट थी। तो जो स्पीसीज थी वो तो क्या है? कैटालिस्ट। जो पदार्थ है वो तो क्या है? उत्प्रेरक है। परंतु जो क्रिया हो रही है, रेट चेंज की जो प्रोसेस हो रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैटालिसिस या उत्प्रेरण। और आज की हमारी इस क्लास में हम कैटालिसिस या उत्प्रेरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस या उत्प्रेरण। वेग बढ़ाने वाला या कम करने वाला पदार्थ तो क्या था? उत्प्रेरक। और उस क्रिया को क्या कह रहे हैं? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या है? कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है, उसी प्रोसेस को हम उत्प्रेरण या कैटालिसिस बोल रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैटालिसिस कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के प्रकार। देखिए, उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। वन इज द होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनस कैटालिसिस यानी कि समांगी उत्प्रेरण। और सेकंड कैटेगरी यहां पे हम देते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण। ये दो टाइप हमें डिस्कस करने हैं, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण। तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे होमोजीनस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण। होमोजीनस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण क्या है? ध्यान दें, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन मीन्स इसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट है और रिएक्टेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। और इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? एक कैटालिस्ट भी यूज कर रहे हैं। कैटालिस्ट, ठीक है। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पे हमने कैटालिस्ट यूज करा है। यदि यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सिमिलर हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट जो ले रखा है इनकी फिजिकल स्टेट क्या हो? सिमिलर हो। यानी या तो तीनों ही गैसियस फॉर्म में हो, तीनों ही लिक्विड फॉर्म्स में हो, या तीनों ही सॉलिड फॉर्म्स में हो। तो यानी इन तीनों की फिजिकल स्टेट अगर सिमिलर हो तो ऐसे कैटालिसिस को क्या कहेंगे? होमोजीनियस कैटालिसिस या समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट यदि इन तीनों की फिजिकल फेज समान हो, ये समान भौतिक प्रावस्था में उपस्थित हो, तो इस तरह के कैटालिसिस को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है। होमोजीनस कैटालिसिस के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नेम से दिया हुआ मिलता है बुक्स में। नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, शीशा कक्ष विधि। शीशा कक्ष विधि क्या है ये विधि? इससे रिलेटेड केवल हमें एक रिएक्शन प्रोड मिलती है, उस रिएक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। और यहाँ पे जो आप कैटालिस्ट काम में ले रहे हो, कैटालिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। कैटालिस्ट कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। तो ध्यान दें, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है।
ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, और कैटालिस्ट जो आप नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हो वो भी क्या है, गैस है। यानी सभी यहाँ पे किस फेज में है, किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। इसलिए किस टाइप का कैटालिसिस होगा, होमोजीनस कैटालिसिस या समांगी उत्प्रेरण। तीनों जो यहाँ पे स्पीसीज है, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, सभी किसमें, गैसियस फेज में है, इसलिए क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एस्टरिफिकेशन। सेकेंड एग्जांपल है एस्टर ले रखा है अपन ने, और उस एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो इसमें देखिए एस्टर हमने लिया है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, या इसे C2H5 डायरेक्ट लिख देते हैं, C2H5। व्हाट इज दिस, दिस इज द एस्टर। एस्टर किस फेज में है, यहाँ पे लिक्विड फेज में है। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। वाटर भी किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंट में करवाई जाती है, तो एसिड भी यहाँ पे किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। ये भी किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3COH एसिटिक एसिड, और साथ में C2H5OH। ये भी किस फेज में है, एसिडिक, लिक्विड फेज में है। ये भी किस फेज में, लिक्विड फेज में है। यानी रिएक्टेंट भी लिक्विड फेज में है, प्रोडक्ट भी लिक्विड फेज में है, और जो कैटालिस्ट काम में ले रहे हो वह भी यहाँ पे लिक्विड फेज में है। तो ये भी किस टाइप का कैटालिसिस है, होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, एक एग्जांपल और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ये है सुक्रोज, और इसके हाइड्रोलाइसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुक्रोज किस फेज में है, लिक्विड में, वाटर भी लिक्विड में, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में करवाई जाती है, एसिड की प्रेजेंट में करवाई जाती है। ये भी किस फेज में, लिक्विड फेज में है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने सुक्रोज ले रखा है तो प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6, C6H12O6। एक ग्लूकोज बनेगा जो लिक्विड होगा, और फ्रक्टोज भी लिक्विड होगा। वन इज द प्रोडक्ट इज हियर ग्लूकोज, एंड सेकेंड वन इज फ्रक्टोज। दोनों ही किस फेज में है, लिक्विड फेज में। सभी के सभी कौन सी जो फिजिकल स्टेट है सभी की क्या है, सिमिलर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल से ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, ओके। अब देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस, कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये किस प्रकार से टेक प्लेस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए होमोजीनियस कैटालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में अपन ने डिफाइन कर दिया, इसके एग्जांपल्स देख लिए। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ये क्रियाविधि दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के आधार पर, यानी माध्यमिक यौगिक का निर्माण। ये थ्योरी में क्या कह रही है कि इस जो होमोजीनस कैटालिसिस है, इसमें माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन है A और B मिलकर यहाँ पे AB कंपाउंड का निर्माण करते हैं। दिस इज दे आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द सिमिलर फिजिकल स्टेट, और समान भौतिक प्रावस्था में ये उपस्थित है। और यहाँ पे कैटालिस्ट लिया आपने X, इसकी भी फिजिकल स्टेट इन्हीं के समान है। ठीक है, तो ये क्या कहता है,
जो मैकेनिज्म होती है किस प्रकार से होती है, ये कहता है फर्स्ट स्टेट में कैटालिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ क्रिया करके इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। पहले स्टेप में क्या होगा, कैटालिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ में क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो हम मान लें कि X है वो पहले स्टेप में A के साथ क्रिया करता है, A प्लस X क्या बना लेगा, AX। व्हाट इज AX? AX इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक। ये क्या बना है यहाँ पे AX माध्यमिक यौगिक। और इसके पश्चात जो माध्यमिक यौगिक बना है वह दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करता है। पहले कैटालिस्ट ने क्या किया, A के साथ क्रिया करी, A के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, AX इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया। अब ये AX इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करता है सेकेंड स्टेप में, और हम कह देते हैं B ने AX के साथ क्रिया करी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AB, और यहाँ पे X जैसा आपने लिया है वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल मैकेनिज्म है कि कैटालिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ में क्रिया करके इंटरमीडिएट का निर्माण करता है और इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ में क्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट देता है, और कैटालिस्ट जैसा आप लेते हो वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके। इसे अपन ने लेड चैम्बर प्रोसेस जो मेथड बताया था उसके ऊपर अपन किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये आगे बात समझ में, बोर्ड दिख रहा होगा नीचे का, यहीं पे मैं एग्जांपल ले लूँ। जो लेड चैम्बर प्रोसेस है उसको हमने किस प्रकार से लिखा था, लेड चैम्बर प्रोसेस, इसे हम शीशा कक्ष विधि, शीशा कक्ष विधि, इसमें हमने क्या लिखा था, SO2 है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, बना रहा है SO3, और किसकी प्रेजेंट में, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंट में। ये लो, ये इसको बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं, सभी के सभी गैसियस है। तो देखिए इसमें होता है क्या, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो कैटालिस्ट है वह एक रिएक्टेंट के साथ में क्रिया करेगा। तो मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या दे दें, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, देयर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैटालिस्ट ने एक रिएक्टेंट से क्रिया करी, कैटालिस्ट ने रिएक्टेंट से क्रिया करी, एक यौगिक बन गया, इसे आप क्या कहोगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक, इसे आप क्या कहेंगे, माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, ओके। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट से क्रिया करेगा, और दूसरे रिएक्टेंट से क्रिया करेगा SO2 प्लस NO2। इंटरमीडिएट क्या कर रहा है, SO2 के साथ क्रिया कर रहा है, तो SO2 से क्रिया कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन इसने SO2 को दे दी, क्या बन जाएगा, SO3, और ये क्या बचा, एक दे दी तो NO, यानी जैसा आपने लिया था वैसा का वैसा आपको ये प्राप्त हो जाता है, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन के आधार पे, माध्यमिक यौगिक के निर्माण के आधार पे हम होमोजेनियस कैटालिसिस को समझा सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। एक यहाँ पे और हमें ईथर फॉर्मेशन का एग्जांपल दे रखा है जिसको भी अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दूँ इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ईथर फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया है। रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 OH कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में बनाते हैं CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। ये रिएक्शन दी हुई है, तो इसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट में किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कैटालिस्ट है वो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है एथेनॉल के, एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक एथिल एल्कोहल के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2OH प्लस H
H2SO4 को मैं यूँ लिख दूँ HSO4। यहाँ पे क्या होगा, ये H और OH क्या बना लेंगे, H2O का निर्माण कर लेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3CH2 HSO4 प्लस H2O। What is this? This is ethyl हाइड्रोजन सल्फेट, ethyl हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसे क्या है, माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक। ठीक है, ये बन गया आपका माध्यमिक यौगिक। एक हाइड्रोजन सल्फेट जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, इसने एथिल अल्कोहल के साथ में क्रिया करी और क्या बना लिया, वाटर यहाँ पे रिलीज हुआ और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट अदर जो यहाँ पे आपके पास में एथिल अल्कोहल का एक मोल और पड़ा है ना, यहाँ पे एक ही यूज हुआ है, एक मॉलिक्यूल और पड़ा, उससे रिएक्शन करेगा। तो देखिए CH3CH2OH प्लस H प्लस SO4H CH2CH3, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसको मैंने उल्टा घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये HSO4 ये क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2SO4 फॉर्म कर लेंगे। भाई ये H और ये HSO4 क्या बना लेगा, H2SO4। और यहाँ पे जो ये वाली आपको स्पीसीज दिखाई दे रही है, ये ऐसा का ऐसा क्या होगा, O पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ से इतना पार्ट तो क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लाइन से मैं इसको ब्लॉक कर दिया है, ये तो बाहर निकल जाएगा और CH2CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OO CH2CH3 प्लस H2SO4। देखिए कैटालिस्ट जैसा आपने लिया था वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ये है आपका होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, इसकी कुछ कमियां भी हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो इस मेथड के द्वारा जो माध्यमिक यौगिक बन रहा है उसके द्वारा विषमांगी हेट्रोजीनस कैटालिसिस को, हेट्रोजीनस कैटालिसिस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड की थ्योरी है ना, इसके द्वारा फर्स्ट तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, सेकंड इसके द्वारा पॉइजन और प्रोमोटर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। पॉइजन का मतलब विष और प्रोमोटर का मतलब वर्धक। क्या होते हैं बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पिक करेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या होता है हेट्रोजीनस कैटालिसिस, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए टॉपिक है हमारा हेट्रोजीनस कैटालिसिस, यहीं पे इसको शो करते हैं, ये वाला टॉपिक है हमारा। हेट्रोजीनस कैटालिसिस का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पे आपने कैटालिस्ट काम में ले रखा है, कैटालिस्ट लिख देते हैं, कैटालिस्ट उत्प्रेरक। अब यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, इन तीनों की फिजिकल स्टेट, भौतिक प्रावस्था क्या है, समान नहीं है। और समान नहीं है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण। यदि इनकी भौतिक प्रावस्थाएं समान होती तो क्या बोलते, होमोजीनियस। समान नहीं है तो क्या बोल दिया, हेट्रोजीनियस। सिंपल सी प्रोसेस है कि यदि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट समान नहीं होती है, यदि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था समान नहीं हो, तो इस प्रकार का उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या मैं कहूं फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, वनस्पति घी का निर्माण। क्या लेते हो आप वनस्पति घी के निर्माण में, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल,
जो कि क्या होता है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त मीन्स इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेबल ऑयल किस फेज में है, यहाँ पे लिक्विड फेज में। इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किस फेज में, गैस फेज में। किसकी प्रेजेंट में कराते हैं प्रोसेस, निकल की प्रेजेंट में कराते हैं मोस्टली। निकल किस फेज में, सॉलिड फेज में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। घी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। जो वनस्पति घी होता है जिसको जनरली अपन जो ब्रांड है उसी के अकॉर्डिंग नाम लेते हैं, डालडा घी, तो वह डालडा घी वनस्पति घी होता है एक्चुअल में। वो किस फेज में होता है, सॉलिड फेज में। तो यहाँ पे देखिए ऑयल क्या था, लिक्विड, हाइड्रोजन क्या थी, गैस, वेजिटेबल घी क्या है, सॉलिड, जबकि कैटालिस्ट क्या है, ये भी सॉलिड है। यानी यहाँ पे ये लिक्विड और गैस फेज में, कैटालिस्ट सॉलिड है और ये सॉलिड है, यानी सबकी फिजिकल स्टेट क्या है, समान नहीं है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हाबर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण। हाबर प्रोसेस में अमोनिया का निर्माण करवाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और बनती क्या, अमोनिया। अमोनिया भी यहाँ क्या है, गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर दें, 2 3। ओके, यहाँ पे कैटालिस्ट क्या है, Fe, और Fe क्या होता है, सॉलिड। यानी कि यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट समान नहीं होती है, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। आगे हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर आगे बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। ओके, डन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। क्रियाविधि समझते हो आप, हिंदी में लिखना जरूरी है कि इसको, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। ठीक है, ओके। किस रेस्पेक्ट में दी जाती है, अधिशोषण सिद्धांत, एडसॉर्प्शन थ्योरी, एडसॉर्प्शन थ्योरी। अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत क्या कहती है, एडसॉर्प्शन थ्योरी या अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में ये हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसा कि नाम आया अधिशोषण, तो इस प्रोसेस में एडसॉर्प्शन होना है, ये तो तय है। देखिए, एक कैटालिस्ट है, यह एक कैटालिस्ट है, ठीक है, और ये है फ्री वैलेंसीज। ये क्या है, कैटालिस्ट, और ये इसकी फ्री वैलेंसीज है, मुक्त संयोजकता है, जो कि अपन ने बिगिनिंग में फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, अंतरा पृष्ठ में जो सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं ना, जहाँ पे मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सक्रिय केंद्र या फ्री वैलेंसीज बोलते हैं। इसके ऊपर अपन रिएक्शन करवाने वाले हैं ए और बी की। सबसे पहले क्या होगा, ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये कैटालिस्ट है। सबसे पहले ए और बी का क्या होगा, इस कैटालिस्ट पे एडसॉर्प्शन होगा। ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्टेंट का एडसॉर्प्शन होगा कैटालिस्ट पे। देखिए, ये आपका कैटालिस्ट और ये रिएक्टेंट का क्या हो गया, एडसॉर्प्शन। कैसा, केमिजॉर्प्शन हो रहा है ना, रासायनिक अधिशोषण हो रहा है। रासायनिक अधिशोषण हो रहा है, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन
होगी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी क्रिया करने वाले अभिकारकों का अधिशोषण, किस पे, उत्प्रेरक पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा। किस प्रकार से होगा देखते हैं। ये अधिशोषित है। अब क्या होगा, यहाँ पे अधिशोषित रहते हुए ए और बी आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ए और बी किसका निर्माण करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए और बी अधिशोषित हुए, अब ए और बी बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये स्पीसीज बनी है इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले अधिशोषण हुआ, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण हुआ। अब देखिए ये वाली थ्योरी जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण है वो कैसे होता है, ये किस प्रकार का एडसॉर्प्शन है, केमिजोर्प्शन। ठीक है, केमिजोर्प्शन के लिए केमिकल रिएक्शन होनी है, और केमिकल रिएक्शन अगर होनी है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। जो हीट रिलीज होगी वो यहाँ पे ए और बी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है वो यहाँ पे पूरी करती है, और इस प्रकार से क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ठीक बात है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए और बी में यहाँ बॉन्ड बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बन चुका है, और इस प्रोडक्ट का अब इस उत्प्रेरक से या इस अधिशोषक से क्या होगा, विशोषण, और विशोषण को हम क्या करें, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, आपका कैटालिस्ट है वैसा का वैसा प्राप्त हो गया, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है हेट्रोजीनस कैटालिसिस के लिए एडसॉर्प्शन थ्योरी। सबसे पहले कैटालिस्ट ने क्या किया, ए और बी को एड्सॉर्ब किया, फिर ए और बी ने क्या किया, आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करके इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण किया। एनर्जी कहाँ से मिली, एडसॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो हीट रिलीज हो रही थी उसी को यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में इन्होंने यूज़ किया है, सक्रिय ऊर्जा के रूप में यूज़ किया है। और एटलीस्ट क्या हुआ, ए और बी यहाँ से इस सतह से, सरफेस से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होता है, ए बी प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होता है। दिस इज द एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब देखिए इसके लिए कुछ एक टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट की सरफेस पर कंटिन्यूअसली एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन चलता रहता है। जो आपने कैटालिस्ट ले रखा है उस कैटालिस्ट की सरफेस पर एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसलिए थोड़ा सा कैटालिस्ट ही बहुत सारे अभिकारक के अणुओं को कैटालिस कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। पहली बात, थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, प्रभावी होगा, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पे लगातार अधिशोषण विशोषण हो रहा है, लगातार एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन हो रहा है, परंतु जो कैटालिस्ट की जो सरफेस है उस पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, उसकी सतह पे परिवर्तित नहीं हो रही है। ओके, आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है वो जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि एडसॉर्प्शन में जो हीट रिलीज होती है उसी ऊष्मा को यहाँ पे रिएक्टेंट सक्रिय ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। और दो टर्म्स और, वन इज द पॉइजन जिसे कहते हैं विष। विष क्या है, पॉइजन क्या है? उत्प्रेरक के लिए पॉइजन या विष वे पदार्थ हैं जो रिएक्टेंट के जुड़ने से पहले ही
कैटालिस्ट के पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, कैटालिस्ट से जुड़ जाते हैं। अब रिएक्टेंट को जुड़ने के लिए यहाँ पे साइट नहीं मिलेगी, स्थल नहीं मिलेंगे और रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि जुड़ना तो कौन था, रिएक्टेंट, पर रिएक्टेंट न जुड़कर कैटालिस्ट के सरफेस पर अदर जो पार्टिकल्स है वो जुड़ चुके हैं, यानी उन्होंने पहले से ही कैटालिस्ट की जो साइट्स है उनको ऑक्यूपाई कर लिया, उनको पहले से ही रोक लिया। तो रिएक्टेंट को यहाँ पे रुकने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए पर्याप्त साइट्स, स्थल नहीं मिल पाते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विष कहलाते हैं। इनके कारण रिएक्शन नहीं हो रही है। जो उत्प्रेरक की जो एफिशिएंसी थी, जो क्षमता थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्हें कह दिया पॉइजन। तो पॉइजन क्या करेंगे, कैटालिस्ट के कैटालिसिस को कम करेंगे। इसके अलावा प्रोमोटर, प्रोमोटर की बात करूं मैं, प्रोमोटर क्या होते हैं, वर्धक। वर्धक ये क्या है, ये इस प्रकार की केमिकल स्पीसीज है जो कैटालिस्ट के ऊपर एक्टिव सेंटर्स को, सक्रिय केंद्रकों को बढ़ा देती है। देखिए रिएक्टेंट जाके कैटालिस्ट पे कहाँ जुड़ता है, एक्टिव सेंटर्स पे, सक्रिय केंद्रों पे। सक्रिय केंद्रों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटालिस्ट पे जुड़ पाएंगे, और जुड़ पाएंगे तो उतनी ही अधिक रिएक्शन होगी। ठीक बात है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स तो क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव सेंटर है सरफेस पर, जो सक्रिय केंद्र है जहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जुड़ने, उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उत्प्रेरण बढ़ेगा, कैटालिसिस बढ़ेगा। जबकि पॉइजन क्या कर रहे हैं, जो वास्तव में उपलब्ध जो एक्टिव सेंटर्स है उनको भी रोक लेते हैं, जिसके कारण रिएक्टेंट का अब एडजॉर्ब होना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कैटालिसिस में क्या आती है, कमी आती है। तो ये है बेसिक सी थ्योरी, एडसॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस यानी एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम कैटालिसिस को समझने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसे कहते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या है, देखिए एंजाइम बायोमोलिक्यूल है। क्या है, बायोमोलिक्यूल। सबसे पहली बात, यानी ये जैव अणु है और इनका मोलर मास क्या होता है, मोलर मास यानी अणुभार। इनका मोलर मास उच्च होता है, हाई होता है, हाई मोलर मास है, हाई। ये जैव अणु है जिनका मोलर मास हाई होता है और ये कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, एंजाइम क्या है, जैव अणु है जिनका अणुभार उच्च होता है और इन यौगिकों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और जनरली ये क्या है, ये है प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा इनका डायामीटर, जो एंजाइम है इनका डायामीटर, व्यास, डायामीटर का मतलब व्यास, व्यास होता है 10 nm से 100 nm। इनका व्यास होता है 10 nm से 100 nm के बीच इनका व्यास होता है। इसके अलावा एंजाइम्स का काम क्या है, एंजाइम जीवों में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो जीवों में रिएक्शंस हो रही है, यानी बायोमोलिक्यूल, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, उन बायोकेमिकल रिएक्शन को ये रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टर्म और काम में ली जाती है, एंजाइम को ही बायोकेमिकल कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक
भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिस्ट इन्हें? क्योंकि ये जीवों में, जीव मीन्स पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में होने वाली अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? ओके। अब देखिए कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया एंजाइम्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, मोलर मास इनका हाई होता है, किसके कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है। जनरली ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, इनका डायामीटर 10 nm से 100 nm होता है और इन्हें बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में होने वाली रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। ये लिखना था भैया, आपने नहीं लिखा, थोड़ा सा रिवर्स करके और फिर लिख लीजिएगा पॉज करके। ओके, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्लूकोज का फर्मेंटेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्लूकोज का फर्मेंटेशन, किण्वन। देखिए किण्वन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होने वाली प्रोसेस है। C6H12O6, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कौन करेगा? जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। और जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से क्या बनाएगा? ग्लूकोज से एथेनॉल और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जाइमेज एंजाइम, देखिए एंजाइम रिलेटेड रिएक्शन आपने ध्यान में रखनी। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज के फर्मेंटेशन को एक्टिव करता है और यहाँ पे ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता है? एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए क्या काम में लेंगे? जाइमेज काम में लेंगे। या ग्लूकोज की रिएक्शन जाइमेज से कराएं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लेंगे यूरिया के हाइड्रोलाइसिस का। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज यूरिया? यूरिया इज H2N C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? यूरिया। और हम बात कर रहे हैं यूरिया के हाइड्रोलाइसिस की या विकार्बोक्सिलीकरण की। तो यहाँ पे यूरिया की रिएक्शन किससे कराएंगे? H2O के साथ में, किसकी प्रेजेंट में? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंट में। एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम में ले रहे हैं हम? यूरिएज एंजाइम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो जब यूरिएज एंजाइम से क्रिया कराएंगे तो यूरिया टूट जाएगी और यूरिया टूट के किसका निर्माण करेगी? NH3 प्लस CO2। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे यूरिया निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म की जाएगी। ठीक है, ओके। ये बैलेंस यहाँ पे कर दूं मैं इसको। देखिए यूरिया की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? H2O के साथ में। तो H2O से रिएक्शन कराई, क्या बना? NH3 और CO2। एंजाइम कौन सा काम में ले रहे हो? यूरिएज एंजाइम काम में ले रहे हो। थर्ड रिएक्शन अपन देखते हैं स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस। स्टार्च मीन्स C6H10O5 का होल N। आप इसका करवा रहे हो हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ में रिएक्शन। और यहाँ पे मेन मैटर ये करता है कि एंजाइम कौन सा एंजाइम ये काम करने वाला है। तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने का काम करेगा डायस्टेज एंजाइम। कौन करेगा? डायस्टेज एंजाइम। ठीक है, इस डायस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च का डाइजेशन किया जाएगा, यानी इसको सरल फॉर्म में। दिस इज पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को डाइस्टेज एंजाइम किस में लेके जाएगा? डाइस्टेज किस में लेके जाएगा? डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड यहाँ पे क्या बनने वाला है? C12H22O11 यानी माल्टोज। किसका फॉर्म हो गया यहाँ पे? माल्टोज का फॉर्मेशन होगा डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एथेनॉल के ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले? ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, CH3CH2OH। और इसका हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे करवाते हैं? माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई से हम ये ऑक्सीडेशन कराते हैं और इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा एथेनॉल का? हमें एसिटिक एसिड। एथेनॉल से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। और ये करवा कौन रहा है? माइकोडर्मा एसिटाई।
टाई के द्वारा ये प्रोसेस करवाई जा रही है। ठीक बात है, ओके। आपको पता क्या रखना, जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज से अल्कोहल बनाता है। यूरिएज क्या करता है, यूरिया का जल अपघटन करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च को पचा जाता है, और पचाएगा तो सरल फॉर्म कौन सी बन गई, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड। माइकोडर्मा एसिटाई क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, किसका, एसिटाई। देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए नाम आया एसिटाई, किसका, अल्कोहल का। अब फिफ्थ एग्जांपल है सुक्रोज, C12H22O11 प्लस H2O। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम से। अब देखिए इन्वर्टेज वर्ड जो आया है ना, ये इन्वर्टेज वर्ड क्यों आया है, क्योंकि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे सममोलर मिश्रण मिलता है, और इस सममोलर मिश्रण के लिए जो रोटेशन ऑफ पोलर लाइट है वो क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है। ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये मिक्सचर क्या होता है, लेवो रोटेटरी होता है। इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे अपन बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत। बाकी फिलहाल आप यही ध्यान में रखिएगा कि सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण देता है। ठीक है, कौन, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्ट यहाँ पे इसका जो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये लीवो रोटेटरी था। देखिए वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, बायोमोलिक्यूल्स पूरा चैप्टर दिया हुआ है हमें, वो पूरा स्टडी करना, वहां पे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बदल रहा है, ये किधर घूम रहा था, ये किधर घुमा रहा था पोलर लाइट को, दाईं ओर, ये किधर घुमा रहा है, बाईं ओर, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और इसी इन्वर्जन से वर्ड क्या बना, इन्वर्टेज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये इतने एग्जाम्पल उतारिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्रोटीन को अमीनो एसिड, जो प्रोटीन है ना उसकी मोनोमर है अमीनो एसिड, सरल फॉर्म में, ये पॉलीमर है तो ये इसका मोनोमर है, तो इसको बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे मुंह में एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, हमारे मुंह जो खाना हम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और अमाइलेज ने क्या करा, उसको सरल फॉर्म में बदल दिया, मीन्स किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। अमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है। ठीक है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसी स्टार्च को हमारे मुंह में एंजाइम जो है, अमाइलेज तो होता ही है, इसके अलावा एक एंजाइम और होता है हमारे मुंह में जो कि है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइलिन क्या करेगा। देखिए टाइलिन, ये तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है, टाइलिन क्या करेगा, इसको शुगर में कन्वर्ट करेगा, शुगर यानी सुक्रोज में बदल देगा। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम इसको सुक्रोज में बदल देगा। नेक्स्ट, दूध, मिल्क, दूध से दही का निर्माण, कर्ड, ये क्या है, दूध, ये क्या है, दही। तो दूध से दही बनाने का काम किया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे काम में आ रहा है उसको बोल दिया लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। तो फिर से सुन लीजिए हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अगर आपने एथेनॉल बनाना है तो जाइमेज एंजाइम काम में लीजिए। इसके पश्चात यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो यूरिएज एंजाइम काम में लीजिए। स्टार्च का
आपको पाचन करवाना है तो डाइस्टेज एंजाइम वहाँ पे काम में आएगा। ठीक बात है। इसी प्रकार से एथेनॉल से अगर एसिटिक अम्ल बनाना है तो हम क्या काम में लेंगे, माइकोडर्मा एसिटाई। ठीक है ना, जनरली बॉडी में यूज होते हैं ये सारे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमने बात करी, सुक्रोज अगर बदल रही है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो वहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम काम में आ रहा है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। टाइलिन क्या करती है, स्टार्च को सुक्रोज में या शुगर में बदल देती है। और एटलिस्ट मैं बात करूं कि दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलाई के द्वारा किया जाता है। तो गाइस इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बात करेंगे, एंजाइम की जो मैकेनिज्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम का जियोलाइट, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक ही काम करना है, पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।